वेलकम टू माय चैनल लर्न विद हीरो। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल इंसेंटिव्स के बारे में या जो भी टेम्पटेशंस होती हैं उनके बारे में कि ये क्या होती हैं। स्पेशल इंसेंटिव जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे जब हम काम करते हैं तो मोटिवेट रखने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव ऑफ़र किए जाते हैं। ठीक है, वही क्या होते हैं हमारे लिए एज ए मोटिवेशन, एज ए टेम्पटेशन का काम करते हैं। तो कहते हैं कि जो इंसेंटिव होते हैं वो कहते हैं कि एक इंसान को मोटिवेट करते हैं अच्छा बनने के लिए। ठीक है, मतलब बिना इंस्पिरेशन के तो कोई काम हो ही नहीं सकता। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मोटिवेट करना किसी काम को करने के लिए, उसके लिए अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव होते हैं। ठीक है, कहते हैं कि जो फैक्ट्रीज़ होती हैं वो वर्कर्स को अच्छी वेजेस देना, बोनस, एकोमोडेशन, प्रमोशन। एकोमोडेशन मतलब जिस घर वगैरह दे देते हैं ना रहने के लिए, प्रमोशन कर देना उनका, छोटे लेवल से बड़े लेवल पे सिक्योरिटी देना सर्विसेज की। तो ये क्या होती है, ये एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करती हैं, इंस्पायर्ड करती हैं। ये उनके इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं। जो वर्कर्स होते हैं वो अच्छे से काम करते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो रिस्पेक्टेड फील करते हैं, उनका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता है, उनका मोरल बढ़ता है। तो यही कारण है कि जो अलग अलग प्रकार के इंसेंटिव है वो दिए जाते हैं। तो अब बात आती है इंसेंटिव का मीनिंग क्या है और इंसेंटिव के टाइप। तो इंसेंटिव रेफर करते हैं कोई भी फिजियोलॉजिकल मोटिवेशन, मतलब स्टिमुलस, मतलब प्रोत्साहन देना। ठीक है, जो किसी भी इंसान को मोटिवेट करता है काम करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा। जो रिसर्च है उसने ये दिखाया है कि हाईली पॉजिटिव जो कोरिलेशन होता है ना, मतलब इंसेंटिव के बीच में, वो अच्छा रिजल्ट देता है। हर इंसान को इंसेंटिव की रिक्वायरमेंट होती है अपने गोल वगैरह को अचीव करने के लिए। बिना इंस्पिरेशन के तो गोल अचीव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो गेनफुल होते हैं अगर उन्हें अच्छे इंसेंटिव मिलते हैं। तो जैसे कि इंसेंटिव का मतलब होता है मोटिवेट करना या एक ऐसा नेचर जो किसी को कोई एक्शन लेने के लिए अंदर से जागरूक करे। ठीक है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि इंसेंटिव एक अट्रैक्शन होता है जो मोटिवेट करता है लोगों को काम करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। इंसेंटिव एक टाइप से सिनोनिम्स है टेम्पटेशन का और एल्योरमेंट का। जो टेम्पटेशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव मतलब जो इनबोर्न होता है। ठीक है, जो भी इनको एक्वायर्ड नीड्स होती है उनके अकॉर्डिंग होता है, जैसे भाई प्रमोशन कर देना किसी का। ठीक है, वो सब। तो ये जो इंसेंटिव होती है अट्रैक्ट करते हैं एम्प्लॉयज़ को एंड उनके वर्क को मोर, बिकॉज वो होप करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा वेजी, प्रमोशन एंड रिवॉर्ड। जो पॉजिटिव इंसेंटिव होते हैं वो डिलाइटफुल होते हैं, प्लीजर, मतलब उनको खुश करने वाले होते हैं, इंस्पिरेशंस देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करें। नेगेटिव मोटिवेशन का मतलब क्या हो जाएगा, नेगेटिवली अफेक्ट करे, जो डर के ऊपर बेस होता है। ठीक है, जब किसी को डरा धमका के पनिशमेंट के साथ काम करवाया जाए, ठीक है, तो इससे क्या होगा, काम अच्छे से नहीं होगा। तो जो ये इंसेंटिव होते हैं ये एम्प्लॉयज़ को नेगेटिवली, मतलब दूसरी तरफ से अफेक्ट करते हैं। ठीक है, जो नेगेटिवली इंसेंटिव होते हैं वो पेनफुल होते हैं, अनप्लीजेंट होते हैं। ठीक है, जैसे भाई एक बात बताऊँ, जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डर में ही काम कर सकते हैं। जैसे स्कूल में हमें पीटा जाता था क्योंकि हम डर के पढ़ते थे कि हाँ आज पिटाई हो सकती है, तो वही होता है। और भी अलग टाइप के इंसेंटिव होते हैं, जैसे इसमें बांटा है कि जो इंसेंटिव होते हैं वो हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करते हैं। ये गेनफुल होते हैं लेबर के लिए भी और एम्प्लॉयर्स के लिए। एम्प्लॉयर्स मतलब ऑर्गेनाइजेशन के मालिकों के लिए भी। इंसेंटिव दो प्रकार के होते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल जैसे कि महंगाई भत्ता, मतलब जो पैसे से रिलेटेड है। ठीक है, प्रॉफिट इंक्रीज़ करना, प्रॉफिट में शेयर देना। को पार्टनरशिप मतलब डिसीजन मेकिंग में है। बोनस मतलब प्रॉफिट के अलावा एक्स्ट्रा पार्ट। इक्वल वेज रेट देना, पेंशन देना, एनुअल इंक्रीमेंट करना जो भी है उसमें। ठीक है, रिटायरमेंट बेनिफिट लाइक ग्रेचुटी वगैरह देना, प्रेस्टीज देना। और नॉन फाइनेंशियल में आता है जॉब की सिक्योरिटी, कंपटीशन, अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रोग्रेस, जस्टिस, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेशन, एप्रिशिएशन देना। ठीक है, लीडरशिप की क्वालिटी होना, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, पेड वैकेशन जैसे छुट्टी जो भी होती है उनके लिए भी सैलरी मिलना, फियर की कमी होना, कंसल्टेशन करना डिसीजन लेने से पहले, कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसी, रिकॉग्नाइजेशन, अथॉरिटी डिलीगेट करना, जैसे मतलब काम को बांटना, और प्राइड इन वर्क। तो मॉनेटरी और फाइनेंशियल इंसेंटिव जो मनी से रिलेटेड होते हैं, इसमें कहते हैं कि मनी इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इन सभी इंसेंटिव का। अगर हमें इन इफ़िशिएंसी को बढ़ाना है लेबर से, तो बहुत सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं, लाइक वेजेस, बोनस, डियरनेस अलाउंस, मनी रिलेटेड इनकम। ठीक है, तो ये सब्सटेंशियल होते हैं। जो फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं वो सेल्फ कॉन्फिडेंस जनरेट करते हैं, सेंस ऑफ सिक्योरिटी लेके आते हैं, ये मोर इंटरेस्ट जनरेट करते हैं और उन्हें जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उन्हें मोटिवेट करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करो और ज़्यादा से ज़्यादा मॉनेटरी बेनिफिट लो। जो ये फाइनेंशियल इंसेंटिव होते हैं इसमें इकोनॉमिक इंसेंटिव आ जाते हैं, डियरनेस अलाउंस, प्रॉफिट शेयरिंग, बोनस, इक्वल पेंशन, एनुअल इंक्रीमेंट, ये सब। ठीक है, अब हम इन सभी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो, डियरनेस अलाउंस हिंदी में बोलते हैं महंगाई भत्ता।
डियरनेस अलाउंस किया जाता है, एम्प्लॉयज़ को पे किया जाता है उनकी वेजेस या वेज पे पैकेट के अंदर ही ये पे किया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉयज़ को, ताकि है ना उनको रिलीफ मिल के सके जो भी प्राइस बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है उनके अगेंस्ट में। क्योंकि नाम यही है कि जब इन्फ्लेशन आता है तो एकदम से प्राइसेस बढ़ते हैं, तो एग्जिस्टिंग जो भी सैलरी होती है उसको डील करना ना मुश्किल होता है। तो यही बता रखा है कि जो डियरनेस अलाउंस से पहले तो उसको अलग माना जाता सैलरी से, लेकिन अब इसको ना मतलब सैलरी का पार्ट मानने लगे हैं, क्योंकि अब ये वाइड कंसेप्ट हो गया है। कहता है कि जो पेमेंट होती है डियरनेस अलाउंस की वो डिफरेंट इंडस्ट्री सेक्टर्स में अलग अलग हो सकती है एक दूसरे से, ठीक है। तो डियरनेस अलाउंस को पहले तो एडिशनल इनकम की तरह ट्रीट किया जाता था, लेकिन अब ये सैलरी का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया, वेजेस का इंटीग्रल पार्ट हो गया। अब बात आती है डियरनेस अलाउंस को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेथड्स में हमारे पास दो टाइप के मेथड्स हैं। एक तो कॉस्ट लिविंग, अगर जो डियरनेस अलाउंस अगर हमारा कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड है तो दो मेथड हैं, और अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड नहीं है तो दो मेथड है। तो देखो, अगर कॉस्ट ऑफ लिविंग से रिलेटेड नहीं है तो CPI के बेस पर कहता है कि डियरनेस अलाउंस लिंक होगा हमारा CPI मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। हमें पता है कि मार्केट में महंगाई बढ़ती रहती है, CPI हमें मंथली मिलता है, और ये MOSPI मंत्रालय हमारा कैलकुलेट करके देता है। कौन? MOSPI, ठीक है, NSO के अंतर्गत, ठीक है। इसमें क्या होता है, गुड्स भी कैलकुलेट होते हैं प्लस सर्विसेज भी, दोनों को ध्यान में रख के महंगाई बताई जाती है, ठीक है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने हमारे रेट फिक्स कर सकती हैं +2 -2 किसमें 4 में, ठीक है। अगर 2% तक चला गया 6% तक तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा है इससे कम हो जाता है तो वो सिचुएशन बेकार हो जाती है। तो जो CPI होता है वो क्या होता है, ये मेजर होता है जो भी चेंज हो रहे हैं प्राइस लेवल में एक बास्केट के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विस हैं उनके अंदर, ठीक है। तो इस मेथड में जो CPI होता है उसको ध्यान में रखा जाता है, उसमें जो भी बदलाव आते हैं उसके अकॉर्डिंग डियरनेस अलाउंस फिक्स किया जाता है। कहता है कि अगर लो रेट ऑफ वेजेस होंगी तो डियरनेस अलाउंस ज़्यादा होगा, अगर वेजेस की रेट कम होगी तो डियरनेस अलाउंस कम होगा। और पे स्लैब मतलब कितनी सैलरी मिलती है, तो इसमें ये बता रखा है रेट ऑफ डियरनेस अलाउंस भी पे स्लैब के अकॉर्डिंग डिफरेंट होता है। अगर डियरनेस अलाउंस बढ़ेगा अगर मिनिमम पे स्लैब होंगे, और घटेगा अगर मैक्सिमम पे स्लैब्स होंगे। फ्लैट रेट ऑफ DA मतलब जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको डियरनेस अलाउंस पे किया जाता है यूनिफॉर्म रेट मतलब सेम रेट से, ठीक है। ये नहीं देखा जाता कि प्राइस इंडेक्स क्या था। ग्रेजुएटेड रेट स्केल ऑफ PA मतलब ग्रेजुएटेड बढ़ता हुआ, तो कहता है कि जो CPI होता है उसको को यहाँ पे कंसीडर नहीं किया जाता, बल्कि जो DA होता है वो इंक्रीज होता है पे के अकॉर्डिंग, लेकिन जो रेट होती है डियरनेस अलाउंस की वो गिरती है, ठीक है। बहुत सारे फैक्टर होते हैं डियरनेस अलाउंस को जो अफेक्ट कर, जैसे कि भाई ऑर्गेनाइजेशन की अर्निंग कैपेसिटी, उसकी प्रोडक्टिविटी CPI, ठीक है, और बार्गेनिंग कैपेसिटी एम्प्लॉयज़ की, बहुत सारे इंडस्ट्रियल एडजुडिकेशंस वगैरह। अब बात आती है एडवांटेजेस ऑफ DA। तो कहता है कि एडवांटेजेस ऑफ DA में क्या क्या आते हैं। देखो, अगर DA दिया जाएगा तो क्या होगा भाई, जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो मेंटेन होगा एम्प्लॉयज़ का, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चे को मैनेज कर पाएंगे, ठीक है। कहता है कि जो ये DA होता है ये लिंक करेगा CPI को DA से, ऑटोमेटिकली कंपनसेट करेगा जो भी लॉसेज हो रहे हैं परचेजिंग पावर ऑफ मनी में, क्योंकि प्राइस बढ़ेंगे। पहले जो चीज़ 5 रुपये की आ रही है वो 7 रुपये की मिल रही है, लेकिन सैलरी अगर सेम हो तो 1% के लिए तो डिफ़िकल्टी आ जाएगी। और ये वेजेस का एक इंटीग्रल पार्ट होगा जो DA होता है। इससे क्या होता है, वेजेस बढ़ती है मतलब इससे परमानेंट नेचर का इंक्रीमेंट आता है। DA के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। तो जो CPI में राइज होता है, ठीक है, कहता है कि वो लीड करता है कोरस्पॉन्डिंग राइज इन DA, ठीक है। जबकि कहता है कि जो वेजेस पे की जाती है वर्कर्स को वो भी बढ़ जाती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना कि अगर वेजेस बढ़ रही हैं तो प्रोडक्शन भी बढ़ेगा। अब ऑर्गेनाइजेशन को पहले भी 5 यूनिट मिल रही थी, अब भी 5 यूनिट का प्रोडक्शन मिल रहा है, लेकिन पहले वो 10 रुपये पे करते 12, तो अब इससे तो ऑर्गेनाइजेशन को लॉस ही हुआ। DA होता है उससे क्या होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी से लिंक होने की बजाय कहता है कि ये लिंक हो जाता है CPI से, तो ये भी एक अलग एलिमेंट है। जो पेमेंट होती है डियरनेस अलाउंस की, ये इन्फ्लेशन का एक बड़ा कारण होता है। डियरनेस अलाउंस के कारण इनइक्वलिटी भी बढ़ती है इनकम में, मतलब लोगों की इनकम के बीच में डिफरेंसेस आ जाते हैं, इससे उनके बीच में दुश्मनी बढ़ती है, ठीक है। जो डियरनेस अलाउंस होता है उससे जो लेबर कॉस्ट है वो बढ़ती है, और इसका मतलब है कि सेलिंग प्राइस भी बढ़ते हैं प्रोडक्ट है। अब बात आती है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या व्यूज़ दिए थे DA के ऊपर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोलता है, तो सबसे पहले कैपेसिटी को चेक करो कि ऑर्गेनाइजेशन की कैपेसिटी कितनी है पे करने की, उसके अकॉर्डिंग DA पे करो। दूसरा रेट्स प्रिवेलिंग, जो मतलब जैसे भाई आपके एरिया में जैसे आपके जैसे सेम इंडस्ट्री या और इंडस्ट्री है वो जितना वेजेस और DA दे रही हैं वो चेक करो, उसके अकॉर्डिंग पेमेंट करो। और एक्सटेंट और न्यूट्रलाइजेशन कहता है कि जो लो लेवल ऑफ हैंडलूम वर्कर्स हैं, ठीक है, इम्प्रॉपर और इरेशनल हैं,
न्यूट्रलाइज करने में कॉस्ट ऑफ लिविंग को डियरनेस अलाउंस है। तो कहता है रियल वेजेस और दैट फॉल ड्यू टू राइज इन जनरल प्राइस लेवल, उनको कंपनसेट किया जाना चाहिए डीए के राइज से, ठीक है। तो मतलब ध्यान रखना चाहिए जो भी वर्कर्स वगैरह उनको कितना मिल रहा है, कितना उनकी वेजेस वगैरह में है ना इन मतलब डिसेबिलिटी आ रही है वो सब। और जो सेम रेट ऑफ डीए होनी चाहिए हर क्लास ऑफ वर्कर्स के लिए। अगर वेजेस सेम मिल रही है तो डीए भी सेम मिले, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये छोटे लेवल का वर्कर है, ये बड़े लेवल का वर्कर, ये इस डिपार्टमेंट का, इस डिपार्टमेंट का। सजेशंस क्या है कि एक तो यूनिफॉर्म होना चाहिए सभी इंडस्ट्रीज़ के लिए, सेम रीजन्स के लिए। सीपीआई है वो डिटरमाइन करना चाहिए रीजन वाइज, ठीक है, ताकि रियल इनकम में जो भी डिक्रीमेंट, क्योंकि अलग अलग रीजन में अलग अलग प्राइसेस रहते हैं सेम चीज़ों के कई बार, ठीक है। और पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ राइज इन द कॉस्ट ऑफ बीएफ, मतलब फुल न्यूट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, उससे इन्फ्लेशन आता है, इसीलिए पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन को ध्यान में रखना चाहिए। जो डीए होता है वो मर्ज कर देना चाहिए बेसिक सैलरी के साथ ही, इससे बेनिफिट होता है उनको। फिर आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग मतलब जो आपको ओरिजिनल वेजेस मिल रही है उसके अलावा एक्स्ट्रा अगर ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होता है तो उसमें भी पार्ट देना। तो सेवरल स्कीम्स आती हैं इंसेंटिव के अकॉर्डिंग, उसमें एक प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये कंसेप्ट फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस की गई थी मेट्रोपॉलिटन गैस कंपनी ऑफ अमेरिका के द्वारा। इसमें क्या होता है कि प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है वर्कर्स में, ठीक। अगर इकोनॉमी होती है रॉ मटेरियल के यूज़ में, इक्विपमेंट्स में, प्रोडक्शन भी बढ़ता है, अच्छे से किया जाता है, ठीक है। मीनिंग यही है कि प्रॉफिट शेयरिंग एक एग्रीमेंट होता है जो फ्रीली इंटर्ड किया जाता है एम्प्लॉयज़ के द्वारा कि उन्हें एक फिक्स शेयर मिलता है, उसके साथ साथ प्रॉफिट में भी इंक्रीमेंट मिलता है कुछ ना कुछ। जैसे भाई 500 रुपये कोई कमा रहा था तो उसके साथ साथ 50 रुपये प्रॉफिट भी मिल जाए, ठीक है, डेली बेसिस के अलावा जो एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। फीचर्स क्या है इसके? प्रॉफिट इज शेयर बिटवीन द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़, किसके अकॉर्डिंग? एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है वो नॉर्मल मार्केट रेट के अलावा होता है, जो भी वेजेस मिल रहे हैं उसके अलावा होता है। ये क्या करते हैं? मोटिवेशन का काम करता है। जो प्रिपरेशन होती है प्रॉफिट की वो बेस पहले से प्री डिटरमाइन होती है, जो बदलती नहीं, मतलब ऑर्गेनाइजेशन पहले फिक्स कर देती है अगर प्रॉफिट हुआ तो आपको इतना एक्स्ट्रा मिलेगा वेजेस के अलावा। जो शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है पेड किया जाता है वर्कर्स को, नेट प्रॉफिट के बेस पे होता है, जितना भी डिविडेंड दिया गया है इंडस्ट्रीज़ वगैरह में। ये जो प्रॉफिट होता है ये शेयर किया जाता है वर्कर्स और एम्प्लॉयर के बीच में, लॉस शेयर नहीं किया जाता। जो लेबर क्लास है अकेली ही मतलब इंटाइटल करती है इसे, ना कि मैनेजरल क्लास। और जो भी वर्कर्स हैं बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के उन्हें प्रॉफिट में शेयर मिलता है। जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है वर्कर्स की उसको ध्यान में नहीं रखा जाता जब भी प्रॉफिट दिया जाता है, ठीक है। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर होता है वो या तो कैश में पे किया जा सकता है या प्रोविडेंट फंड में क्रेडिट किया जा सकता है। और जितने भी वर्कर्स होते हैं उन्हें एडवांस में पता चल जाता है कि उन्हें प्रॉफिट में इतना शेयर मिलेगा। फॉर्म्स क्या होते हैं प्रॉफिट शेयरिंग की? ऑन द बेसिस ऑफ इंडस्ट्री। भाई सरप्लस प्रॉफिट होता है अलग अलग यूनिट्स का, वो अलग अलग होता है तो वो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, कुछ इक्वली भी कर देते हैं वर्कर्स में। लोकलिटी बेस मतलब समुदाय के बेस में कहता है कि जितने भी यूनिट्स है जो ऑपरेट कर रही है एक ही पैलेस पे वो कलेक्ट करते हैं अपने प्रॉफिट को, डिस्ट्रीब्यूट करती है 1% से, ठीक है, सारे यूनिट्स के वर्कर्स में। ऑन इंडस्ट्री कम लोकलिटी बेसिस कहता है कि जो भी यूनिट्स हैं, ठीक है, किसी भी इंडस्ट्री की वो ऑपरेट कर रही है एक पर्टिकुलर लोकलिटी में, एक रीजन में, तो प्री डिटरमाइंड पोर्शन में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं यूनिट बेसिस पे। इसमें क्या होता है कि जो प्रॉफिट होता है अलग अलग यूनिट्स का वो सेपरेटली पता किया जाता है और हर यूनिट उसे प्री डिटरमाइंड बेसिस पे बांटता है डिपार्टमेंट बेसिस पे। तो इसमें क्या होता है कि जो भी प्रॉफिट होता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स का, ठीक है, और जो भी इंडस्ट्रियल यूनिट्स का वो सेपरेटली बांट दिया जाता है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, मतलब जिस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होगा उसी डिपार्टमेंट में बांट दिया जाएगा। फिर आती है इंडिविजुअल बेसिस पे जो टोटल प्रॉफिट होता है, ठीक है, प्री डिटरमाइंड शेयर मतलब पहले से ही डिसाइडेड शेयर होता है, उसको वर्कर्स में बांट दिया जाता है उनकी इफिशिएंसी के बेस पे, मतलब जो जितना अच्छा काम करता है उसको उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट मिल जाता है। अब प्रॉफिट शेयरिंग के फ़ायदे क्या होंगे? तो एक बात बताओ, जब आप जितना काम कर रहे हो वो तो पैसा मिल ही रहा है, उसके अलावा जो भी ऑर्गेनाइजेशन को एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा है उसमें भी हिस्सा मिल रहा है, तो क्या रहेगा? इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन रहेगी। तो कहता है कि जब वर्कर्स को वेजेस के साथ साथ प्रॉफिट भी मिलता है तो वो सेटिस्फाई फील करते हैं, रिलेशन है मैनेजमेंट और वर्कर्स में वो इम्प्रूव होते रहते हैं। दूसरा है प्रोडक्शन बढ़ेगा, ठीक है, जब सेटिस्फाइड होंगे वर्कर तो वो हार्ड वर्क करेंगे, ठीक है, इससे क्या होगा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका प्रोडक्शन बढ़ेगा, उसके लिए आउटपुट बढ़ेगा, ठीक है। इकोनॉमी, जो लेबर्स होते हैं वो जानते हैं कि उनका जो प्रॉफिट है वो क्या है? प्रॉफिट बढ़ाना, क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट है प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसे उनमें शेयर मिलेगा। तो इससे क्या होता है इकोनॉमी मेंटेन रहती है, जो मशीन है, टूल्स है, रॉ मटेरियल उनका अच्छे से यूज़ होता है, कोई भी वेस्टेज नहीं होती है। फिर है स्टेबिलिटी इन जॉब, कहता है कि जो लेबर्स होते हैं अगर वो सेटिस्फाइड होंगे,
ठीक है, अपने काम से रिलेटेड। और जो वर्कर्स हैं, तो जो भाई लोग हैं वो सेटिस्फाइड हैं, तो मतलब वो काम करने आएंगे, ठीक है, छुट्टियां वगैरह नहीं होंगी। लेबर टर्नओवर का मतलब यही होता है कि छोड़कर जब चले जाते हैं ना लेबर, वो कम होगा, ठीक है। तो इससे क्या होता है, जॉब में स्टेबिलिटी आती है, और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनके लिए भी रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग वगैरह के काम से छुट्टी मिलती है। सुपरविजन में भी कमी आएगी, क्योंकि अगर लेबर सेटिस्फाइड है तो वो काम करती रहेगी, तो उनके ऊपर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर पहले से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस है, वो अपना काम पूरा करते हैं। डेमोक्रेसी बढ़ी, कहता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश करने में भी हेल्प करता है। डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र, जैसे भाई लोगों के लिए होता है ना, उस टाइप से। तो जो लेबर होता है उसको ट्रीट नहीं किया जाता सिर्फ वेज अर्नर, उनको एक पार्ट माना जाता है इंडस्ट्री की प्रोग्रेस का। और जब कहता है कि जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है उससे क्या होता है, इनकम और इफिशियंसी दोनों चीज़ें बढ़ती है वर्कर की। जो अरेंजमेंट है ये बढ़ा देता है लेवल ऑफ इनकम किनका, वर्कर्स का, और उनकी इफिशियंसी को। क्यों, अच्छे रिटर्न होंगे तो वर्कर्स की रिटर्न है तो अच्छी इनकम होगी तो वो अच्छे से काम करेंगे, ठीक है। सोसाइटी को भी बेनिफिट देता है, क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं अगर वो ऑनेस्टली काम करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी के सेंस से काम करेंगे, तो मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, कॉस्ट कम आएगी, ये बेनिफिट देगा दोनों को, सोसाइटी को भी और जो भी कंज्यूमर्स। क्योंकि देखो, अगर प्रोडक्ट कम कॉस्ट में बनेगा तो कम प्राइसेस पर ही वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाएगा लोगों को, तो इससे क्या होगा, उनको फ़ायदा होगा। नेशन को भी बेनिफिट होगा, क्योंकि जो भी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए तो हमारा देश चलता है, तो यही कॉल रखा है। अगर इंडस्ट्रियल पीस होगा, अगर लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा तो क्या होगा, नेशन भी बेनिफिट में जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जितने वर्कर्स होंगे उनके अंदर से रिस्पॉन्सिबिलिटी की, कोऑपरेशन की फीलिंग आएगी, ठीक है, क्योंकि उन्हें प्रॉफिट भी मिल रहा है और जितना वो काम करे, क्योंकि उन्हें ये लग रहा है कि हाँ मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे उसके अकॉर्डिंग वेजेस वगैरह मिल रही हैं। डीमेरिट्स यही है कि एक तो एफर्ट्स और रिवॉर्ड के जो भी रिलेशनशिप है उसमें कमी है। देखो, एक तो आप कहो कि आपने अगर इतना यूनिट बनाया तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है, और एक आप नॉर्मली सभी को ही प्रॉफिट बांट रहे हो तो उसके अंदर डिफरेंस आ जाता है। दूसरा, प्रॉफिट की अनसर्टेनिटी, जरूरी नहीं है हर बार प्रॉफिट मिले, वो डिपेंड करता है कि प्रॉफिट होगा या नहीं, क्योंकि कई बार लॉस भी तो हो सकता है, ठीक है। और डिले इन रिसिप्ट ऑफ रिवार्ड, कहता है कि जो शेयर होता है प्रॉफिट में वो डिसाइड किया जाता है अंत में, क्योंकि तभी होता है प्रॉफिट तो भाई साल में, पूरे साल हम रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं उसके बाद, जबकि रिवॉर्ड होता है वो तो जैसे आपने कोई अच्छा काम किया तो उसके बाद मिलना चाहिए, तो ये भी एडवर्सली अफेक्ट करता है। और इफिशिएंट वर्कर के लिए सूटेबल नहीं है। अब देखो, जितने भी वर्कर्स है कुछ अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी उतने ही बोनस मिल रहा है, उतना ही प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है, और जो अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, मतलब मिनिमम जितना मिल रहा है उतना ही कर रहे हैं उनको भी, तो इससे क्या होगा, इफिशिएंट वर्कर्स को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, भाई फिर मैं क्यों अच्छा काम करूँ। अपोजिशन होगा यूनियन के द्वारा, जो ट्रेड यूनियन वो भी अपोज कर देते हैं इस सिस्टम को, क्योंकि इससे क्या होता है, ग्रुपिज्म बन जाती है लेबर्स में, मतलब ग्रुप बना लेते हैं वो, ठीक है। तो ये एक कारण है। और मैनेजमेंट भी अपोज करती है, क्योंकि मैनेजमेंट प्रॉफिट तो बांट देती है लेकिन जरूर नहीं उससे प्रोडक्शन बढ़े, क्योंकि लेबर उतने अच्छे से काम करती ही नहीं है, ठीक है। तो इसके कारण भी ये है। फिर एम्प्लॉयर्स भी इसका अपोज करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयर्स भाई देखो, नॉर्मल सी बात है, हर कोई अपना बेनिफिट देख के चलता है, ठीक है। अगर लेबर्स को प्रॉफिट मिलता है तो इसका मतलब लॉस भी होता है, लेकिन लॉस सिर्फ एम्प्लॉयर ही बोन करता है, तो इसके कारण भी एम्प्लॉयर इसका अपोज करता है कि भाई प्रॉफिट तो आप वर्कर्स को दे रहे हो लेकिन लॉस आप उनसे नहीं बांटते। वर्कर्स में अनरेस्ट भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि क्या पता राइट अमाउंट में प्रॉफिट ना मिले। डिप्रेशन के टाइम पर, क्योंकि जब प्रॉफिट गिरेगा तो कम प्रॉफिट मिलेगा, तो हर बार तो इक्वल मिलेगा नहीं, इसके कारण क्या होते हैं, स्ट्राइक होते हैं, घेराव होते हैं, मोरल डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। कई बार ये भी हो जाता है कि मतलब जो भी वर्कर्स होते हैं उनको अगर टाइम पर प्रॉफिट मिलता, उनके एफर्ट्स के अकॉर्डिंग नहीं मिलता, तो डिप्रेशन की सिचुएशन आ जाती है। और अनसाइंटिफिक बेस होता है, कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं लिया जाता प्रॉफिट शेयरिंग के लिए, वो डिपेंड करता है एम्प्लॉयर के विश पर कि वो कितना बांटता है, कोई इंसेंटिव नहीं है इस टाइप से। तो ये अब आती है को पार्टनरशिप, मतलब भाई प्रॉफिट शेयरिंग है, वैसे ही को पार्टनरशिप मतलब जो वर्कर्स को पार्टिसिपेशन मिलता है ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कोई डिसीजन वगैरह ले रहे हैं, स्कीम वगैरह बना रहे हैं, उसके अंदर मिले, ठीक है। तो यही होता है को पार्टनरशिप, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग के साथ साथ कंट्रोल शेयरिंग, मतलब डिसीजन मेकिंग वगैरह में, ठीक है। तो मतलब एक टाइप से उन्हें पार्ट मान लिया जाता है इंडस्ट्री वगैरह का। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, इंक्रीज करना प्रोडक्टिविटी को, उनके इंटरेस्ट को ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। वर्कर्स को ये फील करवाना कि हाँ भाई वो भी इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और जो भी डिजायर, मतलब भाई जो भी डिजायर है वो भी पूरी करना, सेल्फ सेटिस्फेक्शन को फुलफिल करवाना, वर्कर्स की आइडेंटिटी के बारे में उन्हें बताना, एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना जहाँ पे शांति ऑर्गेनाइजेशन में, अच्छे रिलेशन है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में, ठीक है। और इसके फीचर्स क्या हो जाएंगे, नॉर्मल वेजेस के साथ साथ वर्कर्स को
भाई नेक्स्ट एक्स्ट्रा प्रॉफिट वगैरह भी मिलता है। जो प्रॉफिट होता है वर्कर्स का वो नॉर्मल में जिसके एडिशन में होता है। तो इससे क्या होता है, जो भी मतलब इन्वेस्ट कर सकते हैं कैपिटल में, मतलब जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी कैपिटल में, और वर्कर्स को ना मतलब मैनेजमेंट में पार्ट लिखता है तो वो क्या कर सकता है, अपने व्यूज़ दे सकते हैं। मेरिट्स क्या हो जाती हैं इसकी, भाई वर्कर्स को एडवांटेजेस होंगी। क्यों, उनको एक पार्ट माना जाता है ऑर्गेनाइजेशन का और प्रॉफिट भी मिल रहा है, डिविडेंड से शेयर होल्डर को डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है। और इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी सेटअप रहेगी, क्योंकि भाई अब उनको ना एक पार्ट मान लिया जाता है ऑर्गेनाइजेशन का। तो मतलब जो भी डिसीजन वगैरह लिए जाएंगे उनमें उनकी इंपॉर्टेंस रहेगी। और एम्प्लॉयर रिलेशन भी इंप्रूव होंगे, क्योंकि दोनों एक पार्ट है, ना कि जैसे एम्प्लॉय को सिर्फ नौकर माने, अपना एक काम करने वाला नहीं, वो उसको एक पार्ट मानता है, ऑर्गेनाइजेशन का एक हिस्सा मानता है, जिसके बिना ऑर्गेनाइजेशन कभी भी फेल हो सकती है, ठीक है। फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट वगैरह को क्रिएट करेगा। सुपरविजन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि वर्कर्स मोटिवेटेड है, वो अच्छे से काम करेंगे, इंस्पायर्ड है। और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब वर्कर्स को प्रॉफिट मिलता है इसका मतलब है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा काम करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो उतना ही उन्हें हिस्सा मिलेगा, और अदर भी बेनिफिट मिलते हैं, ठीक है। जैसे प्रॉफिट शेयरिंग, प्रोडक्शन बनेगा, इकोनॉमी आएगी, स्टेबिलिटी आएगी जॉब वगैरह में। लेकिन कुछ डिमेरिट्स भी होती हैं। ये जो सिस्टम है ये ऑपरेटिव है सिर्फ जॉइंट स्टॉक कंपनी, मतलब जहाँ पे शेयर होल्डर वगैरह मिलकर किसी कंपनी को मूव करवा रहे हैं। इलिटरेट वर्कर्स का इंटरफेयर मैनेजमेंट के लिए अच्छा नहीं, क्योंकि एक इलिटरेट वर्कर तो सोच ही नहीं सकता जो मैनेजमेंट के लिए बेनिफिट करता है या नहीं। वर्कर्स हैं वो इफेक्टिव कंट्रोल नहीं रख सकते इंडस्ट्री पे, ठीक है। तो ये भी एक कमी होती है। मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स में कमी आती है, वर्कर्स फ्री नहीं होती इन्वेस्ट करने के लिए, जो भी प्रॉफिट है उसको कहीं भी, ठीक है। जो मैनेजमेंट क्लास है वर्कर्स का स्टेटस है वो बहुत कम होता है, ठीक है। और ट्रेड यूनियन भी वीक होते हैं। अब आती है बोनस। हमने कहते हैं दिवाली का बोनस इस टाइप से, तो वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए बोनस भी दिया जाता है। बोनस क्या होता है, एक मॉनिटरी इंसेंटिव होता है जो अच्छे रिलेशन एस्टेब्लिश करवाता है लेबर में और मैनेजमेंट में, ठीक है। तो यही बता रखा है, बोनस रेफर करता है वो मॉनिटरी पेमेंट जो की जाती है वर्कर्स को उनकी वेजेस के अलावा एज ए रिवॉर्ड, ठीक है। ये प्रॉफिट के अलावा दिया जाता है, ठीक है। मतलब एक टाइप से कहते हो प्रॉफिट की फॉर्म में दिया जाता है, जो भी वो मतलब अर्न कर रहे हैं उसके अलावा। बोनस का जो मतलब बोनस एक्ट 1965 के अकॉर्डिंग दिया जाए, सिंपल वर्ड में कहते हो बोनस एक पेमेंट है वर्कर्स को उनकी वेजेस के अलावा, एक रिवॉर्ड है, ठीक है, उनकी जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज वो दे रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो ये बोनस एक इंसेंटिव की तरह काम करता है। फिर सर्टेन प्रिंसिपल होते हैं इसको निकालने के लिए, क्या बोनस एक्स ग्रेशिया पेमेंट है, ठीक है, मतलब गिफ्ट या गिफ्ट के फॉर्म में होता है। तो ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर कैसे देना चाहता है, और या टेम्पररी पेमेंट भी हो सकता है ये, ठीक है। जो बोनस है वो एक पार्ट है प्रॉफिट इंडस्ट्री का। अब प्रिंसिपल होते हैं बोनस को निकालने के लिए, वैसे भाई बोनस एक्स ग्रेशिया पेमेंट, डेफर्ड पेमेंट, डिविडेंड, जैसे हम पढ़ के आए हैं, ठीक है, कि भाई मतलब उसको एक्स ग्रेशिया एज गिफ्ट वगैरह देना, ये सब, ठीक है, ये सब। फिर आती है कैलकुलेट कैसे करेंगे बोनस को, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ नाम याद कर सकते हो आप इसका, ठीक है। वैसे बोनस एज डिविडेंड भी दिया जाता है इंडस्ट्री वगैरह में, ये आप समझ सकते हैं। तो बोनस को कैलकुलेट करने के लिए लेबर अपीलेट ट्रिब्यूनल क्या करता है, प्रिंसिपल वगैरह डेवलप करता है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, जैसे भाई डेप्रिसिएशन का प्रोविज़न, रीएप्टिलाइजेशन का रिजर्व, मतलब जो भी ओ इम्प्रूवमेंट वगैरह करना है, ठीक है। तो इन सबको आपको याद करना है। तो एग्रीगेट अमाउंट है ना, ऊपर वाले जितने भी आइटम उनको डिडक्ट कर देते हैं हम ग्रॉस प्रॉफिट से, उसके बाद हम उनको देते हैं फेयर अमाउंट को। फिर ये बोनस एक्ट है 1965, तो कहता है कि 1961 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसने एक बोनस कमीशन को अपॉइंट किया था, ताकि प्रोविजन वगैरह बना सके जो भी बोनस एम्प्लॉयर को देना है, एम्प्लॉयर के द्वारा एम्प्लॉय को देना है, ठीक है। उसने 24 जनवरी 1964 को अपनी रिपोर्ट वगैरह दी थी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग बोनस ऑर्डिनेंस वगैरह पास हुआ था, ठीक है। तो ये सारी कंट्री में अप्लाई है ये एक्ट, छोड़कर जम्मू एंड कश्मीर को। ये कौन से एम्प्लॉय को कवर नहीं करता, जो LIC के हैं, पोस्टल के हैं, सेंट्रल स्टेट के हैं, रेड क्रॉस सोसाइटी के, इनको कवर नहीं करता है। फिर बात आती है नॉन मॉनेटरी या नॉन फाइनेंस, मतलब जो पैसे से रिलेटेड नहीं होते उसके अलावा जो भी बेनिफिट दिया जाता है, जो नॉन फाइनेंशियल होते हैं, सोशल या फिजियोलॉजिकल होते हैं, ठीक है। जैसे कि भाई जॉब सिक्योरिटी देते हैं, हम कहते हैं कि आपको परमानेंट क्या चाह रहे थे, एक मोटिवेशन का काम है। कंपटीशन को कम करना, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को अगर आप भाई मोटिवेट करोगे उसको, आप कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए उसको ट्रेनिंग दोगे नए नए औजारों के ग्राउंड, तो ये भी क्या है एक अच्छी है। और वैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी अगर एम्प्लॉयज़ में हम कंपटीशन की फीलिंग क्रिएट कर दे तो भी ये बेटर है। स्टेटस भाई है प्रमोशन कर देना किसी का, ठीक है, अच्छा इन्वायरमेंट में काम करने के लिए, मतलब एक अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड देना, ठीक है, प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी देना, मतलब उसे मैनेजमेंट में पार्ट लेने के लिए बोलना, जस्टिस देना, मतलब जो भी उनकी ग्रीवियंसेस होते हैं उनका टाइम पर निपटारा करना, ठीक है, मैनेजमेंट में पार्ट दिलाना, उनको तारीफ़ करना अगर वो अच्छा काम करते हैं, अप्रिशिएट करना, ठीक है, उनके रिजल्ट वगैरह के बारे में जानना, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको उसके अकॉर्डिंग
मतलब तारीफ वगैरह देना, ठीक है। और लीडरशिप, जैसे मतलब लीडरशिप का मतलब क्या होता है, जो लीड करता है, गाइड करता है, तो उनके बीच में कॉन्फिडेंस क्रिएट करना, ठीक है, कि हर कोई एक दूसरे को गाइड कर पाए, हेल्प कर पाए। पेड वैकेशन देना, मतलब जैसे जो भी छुट्टियाँ उनके लिए भी सैलरी वगैरह मिले। फियर की कमी हो, मतलब प्यार से काम करवाना, ऐसा नहीं है कि डरा धमका के कोई काम किया जाए। और जो भी डिसीजन वगैरह लेना हो उसमें जॉइंट कंसल्टेशन हो, उनके व्यूज़ को भी इंपॉर्टेंस दी जाए, उनको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह के बारे में अच्छे से बताया जाए। कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसी होना, ठीक है, मतलब इनकोरेज करना वर्कर्स को कि वो कंस्ट्रक्टिव टेंडेंसी दिखाएं, ठीक है, अपनी एबिलिटी वगैरह का अच्छे से यूज़ करें। रिकॉग्नाइजेशन देना, मतलब जो भी काम उन्होंने किया उसके लिए उनकी इम्पोर्टेंस देना, ठीक है। अथॉरिटी वगैरह प्रोवाइड करवाना। और प्राइड इन वर्क, मतलब काम करते हुए ना अच्छा लगे, हाँ भाई इस काम से मतलब भाई एक रिस्पेक्ट वगैरह फील हो रही है, प्राइड फील हो रहा है, ठीक है, ना कि डर या ऐसे बर्डन की तरह काम करे। इंसेंटिव की एडवांटेज यही है कि प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेबर टर्नओवर में कमी आती है, ठीक है, वर्कर्स है ना इंटरेस्टेड होते काम करने में, इससे लेबर जो कॉस्ट है वो कमी आएगी। इंसेंटिव है करते हैं इंडस्ट्रियल पीस को एस्टेब्लिश करने में, स्ट्राइक वगैरह को रोकने में, लॉकआउट वगैरह को, जैसे जो हड़ताल वगैरह होती है इनको रोकने में। मोरल फिजिकल लेवल पर वर्कर्स में इम्प्रूवमेंट आता है, मैनेजर्स का ट्रस्ट बढ़ता है, ये सेटअप करता है इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी वगैरह, अब्सेंटिज्म वगैरह को कम करता है, ठीक है। तो वर्कर्स अपने आप को गोल अचीवमेंट में मतलब इनकरेज करते हैं। तो ये हमारा एक चैप्टर था। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।